ग्रेफोक एक और पिशाच था। हैग्रिड ने जब कुत्ते के सभी बिस्किट एक बार फिर से अपनी जेब में भर लिए तो इसके बाद वह और हैरी ग्रेफोक के पीछे पीछे हॉल से बाहर जाने लगे। एक दरवाजे की तरफ बढ़े। तिजोरी नंबर 713 में वह चीज़ क्या है जिसे आप जानते हैं? हैरी ने पूछा। तुम्हें नहीं बता सकते, हैग्रिड ने रहस्य भरी आवाज़ में कहा। एकदम खुफिया है, हॉगवर्ट्स का काम है। डंबलडोर ने हम पर भरोसा किया, तुम्हें बताने का मतलब अपनी नौकरी गंवाना। ग्रेफोक ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। हैरी उम्मीद कर रहा था कि यहाँ भी संगमरमर का फर्श होगा, परंतु उसे हैरानी हुई। वे लोग पत्थर की एक सकरे गलियारे में थे जिसमें जलती मशालों से रोशनी हो रही थी। गलियारे में नीचे की तरफ सीधी ढलान थी और फर्श पर छोटी छोटी पटरियां बिछी थीं। ग्रेफोक ने सीटी बजाई और एक छोटी सी गाड़ी पटरियों पर धड़धड़ाती हुई उनकी तरफ आ गई। वे उसमें चढ़े। हैग्रिड थोड़ी दिक्कत के साथ चढ़ पाया और वे लोग चल दिए। पहले तो वे सिर्फ घुमावदार गलियारों में उनकी भूल भरियों में इधर उधर घूमते रहे। हैरी ने रास्ता याद करने की कोशिश की। दाएं बाएं, बीच वाला रास्ता दाएं बाएं, परंतु याद रखना इतना असंभव था। धड़धड़ाती हुई गाड़ी को रास्ता मालूम था क्योंकि ग्रेफोक गाड़ी नहीं चला रहा था, वे अपने आप चल रही थीं। हैरी की आंखें दुखने लगी थी क्योंकि उसके मुंह पर ठंडी हवा के थपेड़े सीधे पड़ रहे थे। फिर भी वे आंखें फाड़कर देखता रहा। एक बार तो उसे लगा जैसे गलियारे के मोड़ पर उसे आग का गोला दिखाई दिया। वह यह देखने के लिए मुड़ा कि क्या वह ड्रैगन है, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। वे लोग और गहराई में उतरते हुए चले गए। जमीन के अंदर बनी एक झील के पास वे गुजरे जहाँ स्टैगोलाइट छत से लटकने वाले चूने के खंभे और स्टैगोलाइट फर्श से ऊपर जाते हुए चूने के खंभे थे। गाड़ी के शोर गुल से अधिक तेजी से आवाज़ में बोलते हुए हैरी ने हैग्रिड से पूछा, मैं नहीं जानता कि स्टेलोमैग्नाइट और स्टेगोलाइट में क्या अंतर होता है। स्टेगोलाइट में एम होता है। और हैग्रिड ने कहा, और हमसे इस बारे में कोई सवाल मत पूछो, हमें लगता है हमारी तबीयत खराब हो रही है। हैग्रिड का चेहरा फक पड़ गया था और जब गाड़ी आखिरकार गलियारे की दीवारों में एक छोटे से दरवाजे के पास रुकी तो हैग्रिड नीचे उतर आया। उसके घुटने कांप रहे थे और उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। ग्रेफोक ने दरवाजे का ताला खोला। अंदर से काफ़ी सारा हरा धुआं तैरता हुआ निकला और जब वह साफ हुआ तो हैरी का मुंह खुला रह गया। अंदर सोने के सिक्कों का ढेर था, चांदी का अंबार था और छोटे कांसे के नट तो अनगिनत थे। यह सब तुम्हारा है हैरी? हैग्रिड ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब हैरी का था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था डर्सली परिवार को इस बारे में पता नहीं था, वरना उन्होंने चुटकियों में यह सब हटा लिया हुआ था। वे हैरी को हमेशा ताना देते रहते थे कि उसको पालने में कितना खर्च पड़ता और उसे पूरे समय उसके नाम का एक छोटा सा खजाना लंदन के गहराइयों में दबा हुआ था। ये तो मालूम ही था। हैग्रिड ने इनमें से कुछ सिक्के को बैग में भरने में हैरी की मदद की। सोने के सिक्कों को गैलियन कहते हैं, उसने समझाया। एक गैलियन में 17 चांदी के सिक्कल होते हैं और एक सिक्कल में 29 नट होते हैं। यह बहुत आसान है। ठीक है, इतना 2 साल के लिए काफ़ी होगा। हम बाकी पैसा तुम्हारे भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे। वह ग्रेफोक की तरफ मुड़ा। अब तिजोरी नंबर 713, और मेहरबानी करके क्या हम थोड़ा धीमा चल सकते हैं? गाड़ी एक ही स्पीड में चलती है, ग्रेफोक ने कहा। वे लोग अब और भी गहराई में जा रहे थे। उनकी गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। जब वे सकरे मोड़ पर मुड़े और धड़धड़ाते हुए आगे बढ़े तो हवा बहुत ठंडी हो गई थी। अब वे एक अंडरग्राउंड दर्रे के ऊपर से तेज़ी से गुजर रहे थे और हैरी ने गाड़ी के किनारे से झांककर देखने की कोशिश की अंधेरी तलहटी में क्या है, परंतु हैग्रिड ने कराते हुए उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। तिजोरी नंबर 713 में चाबी लगाने का कोई छेद नहीं था। पीछे खड़े रहो, ग्रेफोक ने रौब झाड़ते हुए कहा। उसने दरवाजे को अपनी उंगलियों से हल्के से ठोका और दरवाज़ा पिघल गया। ग्रेफोक ने कहा, अगर ग्रीनगॉट के पिशाच के अलावा किसी और ने ऐसा करने की कोशिश की होती तो दरवाजे उसे अंदर चूस लेता और वह अंदर फंस गया होता। आप कितने दिनों तक बाद दरवाज़ा खोलकर यह देखते हैं कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है? हैरी ने कहा। लगभग हर 10 साल बाद, ग्रेफोक ने बहुत गंदे तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। हैरी को विश्वास हो रहा था कि इस तरह भारी सुरक्षा के अंदर कोई सचमुच असाधारण चीज़ होगी, इसलिए वह उत्सुकता से आगे की तरफ देखा, परंतु उसे उसकी उम्मीद कम से कम यहाँ तक की थी कि बेशकीमती हीरे जवाहरात तो दिखेंगे ही, परंतु पहली नज़र में उसे लगा जैसे तिजोरी खाली है। फिर उसे फर्श पर भूरे कागज में लिपटा हुआ एक गंदा सा छोटा पैकेट दिखाई दिया। हैग्रिड ने उसे उठाया और अपनी कोट के अंदर रख लिया। हैरी जब यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि पैकेट में क्या, परंतु वह यह भी जानता था कि पूछने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
चलो एक बार फिर इस बेहुदा गाड़ी में चढ़ जाओ और वापस लौटते समय हमसे बात मत करना। बेहतर होगा अगर हम अपना मुंह बंद रखें, हैग्रिड ने कहा। गाड़ी की एक और भीषण यात्रा के बाद ग्रीनगॉट के बाहर सूरज की रोशनी में खड़े होते हुए उनकी आंखें चौंधिया रही थीं। हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि दौड़ लगाकर सबसे पहले कहाँ जाए, क्योंकि अब उसके पास पैसे थे। वह यह तो नहीं जानता था कि 1 पाउंड में कितने गैलियन होते हैं, परंतु वह इतना ज़रूर जानता था कि उसके पास पूरी ज़िंदगी में जितना पैसा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा पैसा इस समय उसके हाथ में था। डडली के पास जितना पैसा था उससे भी कहीं ज़्यादा। अब तुम्हारी यूनिफॉर्म ले लें, हैग्रिड ने कहा और एक दुकान की तरफ देखकर सिर हिला दिया जिस पर लिखा था मैडम मेल्किन के दुशाले, हर मौके के लिए। सुनो हैरी, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर हम रस्ती गढ़ाई में जाकर थोड़ी ताकत बटोर लें। हमें ग्रीनगॉट की गाड़ियों से नफरत है। वह अब भी थोड़ा बीमार दिख रहा था, इसलिए हैरी मैडम मेल्किन की दुकान में अंदर ही अकेला ही चला गया और वह घबरा रहा था। मैडम मेल्किन एक गोल मटोल और मुस्कुराती हुई जादूगरनी थी जो ऊपर से नीचे तक बैगनी कपड़े पहने थी। हॉगवर्ट्स बेटे, हैरी के कुछ बोलने से पहले ही वह बोल पड़ी, यहाँ पर पूरा सामान मिलेगा। एक और बच्चा अभी दुशाले का नाप दे रहा है। दुकान के पीछे हिस्से के में पीले नुकीले चेहरे वाला एक लड़का स्टूल पर खड़ा था, जबकि एक जादूगरनी उसके लंबे काले दुशाले में पिन लगा रही थी। मैडम मेल्किन ने उसके पास वाले स्टूल पर हैरी को खड़ा कर दिया, उसके सिर पर एक लंबा दुशाला डाला और सही ऊंचाई पर पिन लगाना शुरू कर दिया। हेलो, लड़के ने कहा। हॉगवर्ट्स? हाँ, हैरी ने कहा। मेरे डैडी बगल वाली दुकान में मेरी किताबें खरीद रहे हैं और मम्मी सड़क पर आगे की तरफ जादुई छड़ियाँ देख रही हैं, लड़के ने कहा। उसकी आवाज़ बोरियत से भरी थी और धीरे धीरे बोल रहा था। फिर मैं उन लोगों को खींच कर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे उड़ने वाली झाड़ू देखना है। मुझे नहीं मालूम कि फर्स्ट ईयर में हमें झाड़ू रखने की ज़रूरत क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि मैं डैडी को धमकाकर मना लूँगा, वे मुझे एक झाड़ू दिला देंगे और फिर मैं उसे किसी तरह चोरी से अंदर ले जाऊँगा। यह सुनकर हैरी को डडली की याद आ गई। क्या तुम्हारे पास जादुई झाड़ू है? लड़के ने आगे कहा। नहीं, हैरी ने जवाब दिया। क्विडिच खेलते हो? नहीं, हैरी ने एक बार फिर कहा और वह हैरान हो गया कि यह क्विडिच क्या भला होती है। मैं तो खेलता हूँ, डैडी कहते हैं अगर मुझे मेरे हाउस की टीम में नहीं चुना गया तो यह अन्याय होगा। मुझे कहना पड़ेगा कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस हाउस में जाओगे? नहीं, हैरी ने कहा और वह 1 मिनट के लिए अपने आप को बहुत अधिक मूर्ख महसूस करने लगा। वैसे तो वहां पहुंचने से पहले कोई भी सचमुच यह नहीं जानता कि वह किस हाउस में रहेगा, परंतु मैं यह जानता हूं कि मैं नागशक्ति में रहूंगा। मेरा पूरा परिवार उसी में है। जरा मेहनत कश में रहने की कल्पना करो। मुझे लगता है मैं तो स्कूल ही छोड़ दूंगा। और तुम? हैरी ने कहा और वह चाहता था कि वह कोई और अधिक रोचक बात कर सके। मैं कहता हूँ जरा उस आदमी को तो देखो, लड़के ने अचानक सामने वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहाँ पर हैग्रिड खड़ा था और हैरी की तरफ दांत दिखा रहा था। उसने 2 बड़ी आइसक्रीम की तरफ इशारा किया ताकि हैरी समझ सके कि वह अंदर क्यों नहीं आ सकता। वह हैग्रिड है, हैरी ने कहा। उसे खुशी हुई कि उसे कोई तो ऐसी बात मालूम थी जो उस लड़के को नहीं मालूम थी। वह हॉगवर्ट्स में काम करता है। अच्छा, लड़के ने कहा, मैंने उसके बारे में सुना है। वह एक तरह से नौकर है ना? वह चाबियों का रखवाला है, हैरी ने कहा। गुजरने वाले हर पल के साथ हैरी उस लड़के को बहुत कम पसंद करता जा रहा था। हाँ, वही तो मैंने सुना है। वह थोड़ा जंगली किस्म का है, स्कूल के मैदान में एक झोपड़ी में रहता है और हर दिन कुछ ना कुछ करके शराब पी लेता है, जादू करने की कोशिश करता है और अंत में अपने आप को ही बिस्तर में आग लगा लेता है। मुझे लगता है वह बहुत होशियार है, हैरी ने ठंडेपन से कहा। क्या सचमुच? लड़के ने हल्के से व्यंग से कहा। वह तुम्हारे साथ क्यों है? तुम्हारी मम्मी डैडी कहाँ हैं? वे मर चुके हैं, हैरी ने छोटा सा जवाब दिया। वह इस लड़के के साथ इस बारे में ज़्यादा बात करने की मूड में नहीं था। ओह सॉरी, लड़के ने कहा, परंतु उसकी आवाज़ में नहीं लग रहा था कि उसे ज़रा भी अफसोस है। पर वे हमारी ही तरह थे, है ना? हाँ, अगर तुम्हारा यही मतलब है तो वे जादूगर और जादूगरनी थी। मैं सोचता हूँ कि उन्हें दूसरी तरह के लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? वे लोग हमारी तरह के नहीं होते। उन लोगों को इस तरह से नहीं पाला जाता। उन्हें हमारे तौर तरीके की जानकारी नहीं होती। ज़रा सोचो तो सही, उनमें से कुछ तो हॉगवर्ट्स का नाम ही पहली बार सुनते हैं जब उन्हें चिट्ठियाँ मिलती हैं। मुझे लगता है कि उन्हें जादू को पुराने जादूगरों के परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। वैसे तुम्हारा सरनेम क्या है?
परंतु इससे पहले कि हैरी जवाब दे पाता मैडम मेल्किन बोल पड़ी, अब आपका काम पूरा हो गया बेटे। हैरी उस बच्चे से बात करना बंद करना चाहता था और किसी बहाने का इंतजार कर रहा था, इसीलिए वह तत्काल स्टूल से कूद गया। अच्छा, मुझे लगता है हम हॉगवर्ट्स में लेंगे, धीरे धीरे बोलने वाले लड़के ने कहा। जब हैरी ने आइसक्रीम खाई, मेवे के टुकड़े डली चॉकलेट और रसबेरी की आइसक्रीम जो हैग्रिड उसके लिए खरीद कर लाया था, तो वह थोड़ा चुपचाप था। क्या हुआ? हैग्रिड ने पूछा। कुछ नहीं, हैरी ने झूठ बोल दिया। वे लोग चमड़े के कागज और कलम खरीदने के लिए रुक गए। तब हैरी बहुत खुश हुआ जब उसे ऐसी स्याही की बोतल मिली जो लिखते समय रंग बदल लेती थी। जब वे लोग दुकान से बाहर निकले तो हैग्रिड ने पूछा, हैग्रिड, क्विडिच क्या होता है? हे भगवान हैरी, हम भूल जाते हैं कि तुम कितना कम जानते हो। तुम्हें क्विडिच के बारे में भी नहीं पता। मुझे ज़्यादा नीचा मत दिखाओ, हैरी ने कहा। उसने हैग्रिड को मैडम मेल्किन की दुकान में मिले पीले लड़के के बारे में बताया और वह कह रहा था मगलू परिवार से आए लोगों को जादू सीखने ही नहीं देना चाहिए। तुम मगलू परिवार से नहीं आए हो। अगर उसे पता होता कि तुम कौन हो, अगर उसके माता पिता जादूगर हैं, तो वह तुम्हारा नाम सुनते सुनते बड़ा हुआ होगा। तुमने रस्ती कढ़ाई में देख ही लिया। बहरहाल वह इस बारे में जानता ही क्या है। हमने जितने भी अच्छे जादूगर देखे हैं उनमें से कुछ तो ऐसे परिवार से आए हैं जो कई पीढ़ियों से मगलू हैं। अपनी माँ को ही देख लो, तुमने देखा है कि उनकी बहन कैसी है। तो क्विडिच क्या है? यह हमारा खेल है, जादूगरों का खेल। यह मगलुओं की दुनिया की फुटबॉल की तरह है। क्विडिच में हर जादूगर की रुचि होती है। इसे हवा में जादुई झाड़ू के साथ खेला जाता है। इसमें 4 गेंदें होती हैं। इसके नियमों को समझना जरा मुश्किल है। और नागशक्ति तथा मेहनतकश क्या है? स्कूल के हाउस, कुल 4 हाउस या दल हैं। सभी कहते हैं कि मेहनतकश में कम बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं, परंतु मैं शर्त लगा सकता हूँ, मैं मेहनतकश में जाने वाला हूँ, हैरी ने उदास होकर कहा। हैग्रिड ने कड़वाहट से कहा, नागशक्ति में रहने से तो अच्छा है मेहनतकश में रहना। बुराई की रास्ते पर जाने वाले सारे जादूगर नागशक्ति से आते। तुम जानते हो कौन भी उनमें से एक था? तुम जानते हो कौन हॉगवर्ट्स में था? बहुत साल पहले, हैग्रिड ने कहा। उन्होंने हैरी के स्कूल की किताब जिस दुकान से खरीदी उसका नाम था फिरियस एंड ब्लांट। यहाँ किताबें सेल्फ पर से छत तक लगी हुई थी। कुछ किताबें तो इतनी बड़ी थी जैसे चट्टानों को चमड़े में बाइंड करके रखा गया हो। कुछ किताबें डाक टिकट के आकार की थीं और उनमें से पर रेशम के कवर थे। कुछ किताबों में अजीब से निशान बने हुए थे और कुछ किताब तो ऐसी थीं जिनमें कुछ भी नहीं था। डडली भी, जो कुछ नहीं पढ़ता था, इनमें से कुछ किताबों को खरीदने के लिए ललचा जाता। हैग्रिड हैरी को लगभग खींचकर एक किताब से दूर ले गया जिसका शीर्षक था श्राप और उनसे मुकाबला करने वाले श्राप। अपने मित्रों को आकर्षित कैसे करें और अपने शत्रुओं से नवीनतम तरीके से बदला लें। बाल उड़ाना, पैरों का मुरब्बा बनाना, जीभ बांधना और भी बहुत कुछ। लेखक प्रोफेसर विलिंगटन ब्रेंगटन। मैं यहाँ यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि डडली को कौन सा श्राप दिया जाए। हम यह नहीं कहते कि वह बुरा विचार है, परंतु तुम मगलू दुनिया में जादू का प्रयोग नहीं कर सकते सिवाय कुछ खास स्थितियों के, हैग्रिड ने कहा। और वैसे भी तुम अभी इनमें से कोई भी श्राप नहीं दे सकते। पढ़ाई करने के बाद ही तुम ऐसा कर सकते हो। हैग्रिड ने हैरी को ठोस सोने की कढ़ाई भी कुछ नहीं खरीदने दी। तुम्हारी लिस्ट में लिखा है जस्ते की कढ़ाई, परंतु उन्होंने कढ़ाई में डालने वाला सामान तोलने के लिए एक अच्छा सा तराजू खरीदा और कांसे की एक फोल्डिंग दूरबीन भी। फिर वे औषधियों की दुकान में गए जो सड़े अंडों और सड़े पत्ता गोभियों की भयानक बदबू के बावजूद आकर्षित कर रही थी। फर्श पर लिसलिसे पदार्थों का ढेर लगा था। जड़ी बूटियां सूखी हुई जड़ों और चमकदार पाउडरों के मर्तबानों दीवार पर लगे जमे हुए थे। पंखों के बंडल थे, जहरीले दांतों की झालरें और छत से टंगे उलझे हुए पंजे थे। जब हैग्रिड ने काउंटर पर बैठे आदमी से हैरी के लिए जादुई काढ़ी की शुरुआती सामान देने को कहा तो हैरी ने खुद यूनिकॉर्न की चांदी जैसे सफ़ेद सींग की जांच की जिसकी कीमत 21 गैलियन थी। उसने बीटल की चमकती काली छोटी आंखें भी देखी जो 5 मिनट में एक बड़ी चम्मच के हिसाब से मिल रही थी। औषधियों की दुकान से बाहर हैग्रिड ने हैरी की लिस्ट की एक बार फिर से जांच की।
अब सिर्फ तुम्हारी छड़ी बची है, और हाँ, हमने अभी तक तुम्हें जन्मदिन का तोहफा भी नहीं दिया है। हैरी का चेहरा एकदम लाल हो गया। आपको देने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं हमें देने की ज़रूरत नहीं। वैसे हम तुम्हें बता दें कि हम तुम्हें तुम्हारा जानवर देना चाहते हैं। मेंढक नहीं, मेंढक तो सालों पहले फैशन से बाहर हो चुका है। लोग तुम पर हंसेंगे, और बिल्लियां हमें पसंद नहीं, क्योंकि हमें उनके कारण छींक आने लगती है। हम तुम्हें उल्लू खरीद देंगे। सभी बच्चे उल्लू चाहते हैं क्योंकि वे बहुत उपयोगी होते हैं। वे आपकी डांक ले जाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। 20 मिनट बाद वे लोग आइल ऑफ उल्लू एक्वेरियम से बाहर निकले, जिसके अंदर अंधेरा था। रत्नों की तरह चमकती आंखें थीं, पंख फड़फड़ाने वाले या हिलने की आवाज़ें आ रही थीं। हैरी के हाथ में एक बड़ा सा पिंजरा था, जिसमें एक सुंदर सफ़ेद उल्लू थी, जो अपने पंख के नीचे अपना सिर छुपाए गहरी नींद सो रही थी। हैरी हकलाते हुए धन्यवाद देने के लिए खुद को रोक नहीं पाया, और उसकी आवाज़ प्रोफेसर क्विरल जैसी लग रही थी। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं, हैग्रिड ने रूखेपन से कहा। यह उम्मीद मत करो कि तुम्हें डर्सी परिवार से बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। अब सिर्फ ओलिवेंडर्स का काम बचा। ओलिवेंडर्स छड़ियों की इकलौती दुकान है, और वहाँ तुम्हें बेहतरीन छड़ियों की ज़रूरत होगी। जादुई छड़ी। सच तो यह है कि हैग्रिड इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक था। आखिरी दुकान सकरी और गंदी थी। दरवाजे पर उखड़े हुए सुनहरे अक्षरों में लिखा था ओलिवेंडर्स, बेहतरीन छड़ियों के निर्माता। 332 ईसा पूर्व से धूल भरी खिड़कियों में रंग उड़ी जामुनी गद्दी पर एक छड़ी रखी हुई थी। जब वे अंदर घुसे तो दुकान के भीतर कहीं एक छोटी घंटी बजी। वह एक छोटी सी जगह थी जहाँ सिर्फ एक टूटी टांग वाली कुर्सी के सिवा कुछ और भी नहीं था, जिस पर बैठा हैग्रिड इंतजार करने लगा। हैरी को बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वह किसी बहुत सख्त नियम वाली लाइब्रेरी में घुस आया। उसने बहुत से नए सवाल निकले, और जब वे उसके मन में अभी आए हुए थे, उसकी वजह उसने उन हज़ारों सकरे बक्सों को देखा जो करीने से छत तक जमे हुए थे। ना जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में कुछ चुप रहा हो। यहाँ की धूल और खामोशी में जैसे रहस्यमय जादू भरा हुआ था। गुड आफ्टरनून, एक धीमी आवाज़ आई। हैरी उछलकर खड़ा हो गया। हैग्रिड भी उछल पड़ा, क्योंकि एक तेज चरमराहट के साथ टूटी हुई कुर्सी से हड़बड़ाकर उठा हुआ था। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी चौड़ी पीली आंखें दुकान के अंधेरे में चंद्रमा की तरह चमक रही थी। हेलो, हैरी ने अजीब तरीके से कहा। अरे हाँ, आदमी ने कहा। हाँ, मुझे यकीन था कि आप बहुत जल्दी आएंगे। मुलाकात होगी आपसे मिस्टर पॉटर, यहाँ कोई सवाल नहीं था। आपकी आंख बिल्कुल आपकी माँ की तरह है। अभी कल की ही बात लगती है कि जब उन्होंने यहाँ अपनी पहली जादुई छड़ी खरीदी थी। 10.25 इंच लंबी, सरसराती वीलो लकड़ी से बनी हुई, सम्मान के लिए बहुत अच्छी छड़ी थी। मिस्टर ओलिवेंडर ने हैरी के करीब आ गए। हैरी चाह रहा था कि वे पलकें झपकाएं। उनकी चांदी जैसी आंखें थोड़ी डरावनी थीं। दूसरी तरफ तुम्हारी डैडी को मोहगनी लकड़ी की छड़ी पसंद आई थी, 11 इंच लचीली, थोड़ी ज़्यादा ताकतवर और ऊपर वेतन के लिए आदर्श। पर मैंने क्या कहा, तुम्हारे पिता को यह छड़ी पसंद आई थी। सच तो यह है कि हर छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है। मिस्टर ओलिवेंडर अपने इतने करीब आ चुके थे कि उनकी नाक हैरी की नाक से लगभग टकरा रही थी। हैरी को उनके कोहरेदार आंखों में अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा था, और यहाँ पर मिस्टर ओलिवेंडर ने अपनी लंबी सफ़ेद उंगली से हैरी के माथे के बिजली जैसे निशान को छुआ। मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने वह छड़ी भी बेची जिसने आपको यह निशान दिया। उन्होंने धीमे से कहा। 13.5 इंच सदाबहार लकड़ी की उस छड़ी में ताकत थी, बहुत ज़्यादा ताकत थी, और गलत हाथों में अगर मुझे मालूम होता वह छड़ी दुनिया में सबसे इतनी गड़बड़ कर सकती है। उन्होंने अपना सिर हिलाया, तभी उन्होंने हैग्रिड को देखा। हैरी ने राहत की सांस ली। रूबियस हैग्रिड, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। बलूत की लकड़ी 16 इंच, थोड़ी झुकी हुई है ना? हाँ सर, हाँ, हैग्रिड ने हैरानी से कहा। अच्छी छड़ी थी, परंतु मुझे लगता है जब आपको स्कूल से निकाल दिया गया तो हाँ, उन्होंने वह छड़ी तोड़ दी होगी। मिस्टर ओलिवेंडर ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा। जी हाँ, उन्होंने उसे तोड़ दिया था, और हैग्रिड ने कहा, और अपने पैर आगे पीछे खिसकाए। पर हमारे पास अब भी उसके टुकड़े हैं, उसने थोड़े उत्साह से कहा। परंतु आप उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? ओलिवेंडर ने तीखी आवाज़ में कहा। अरे नहीं सर, हैग्रिड ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। हैरी ने देखा, यह बोलते समय उसने अपनी गुलाबी छतरी कसकर पकड़ ली। फिर ठीक है, मिस्टर ओलिवेंडर ने हैग्रिड को पैनी निगाह से घूरते हुए कहा। चलिए मिस्टर पॉटर, अब मुझे देखना है। उन्होंने अपनी जेब से एक लंबा टेप निकाला, जिस पर चांदी जैसे निशान लगे थे। आपकी छड़ी वाली बाँह कौन सी है? मैं दाएं हाथ से का हूँ, हैरी ने कहा। अपनी बाएं बाँह
सामने की तरफ कीजिए, ऐसे। उन्होंने हैरी को नाप लिया, कंधे से उंगली तक, फिर कलाई से कोहनी तक, कंधे से फर्श तक, घुटने की कांख तक और सिर के चारों तरफ नाप लेते हुए वे बोल रहे थे, ओलिवेंडर्स की हर छड़ी में एक शक्तिशाली जादुई पदार्थ होता है मिस्टर पॉटर। हम यूनिकॉर्न के बाल, मायापंछी की पूंछ के पंखों और ड्रैगन के दिल के रेशों का इस्तेमाल करते हैं। ओलिवेंडर की दो छड़ियों जैसी कोई भी छड़ी नहीं होती, ठीक उसी तरह जिस तरह दो यूनिकॉर्न, ड्रैगन्स या मायापंछी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। जाहिर है इसी कारण किसी दूसरे जादूगर की छड़ी से आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। हैरी ने अचानक महसूस किया कि टेप जो उसके नथुने के नाप ले रहा था अपने आप ऐसा लग रहा था। हैरी मिस्टर ओलिवेंडर सेल्फों के बीच घूम रहे थे और छड़ियों के बक्सों को निकाल कर नीचे रख रहे थे। बस काफ़ी है, उन्होंने कहा, और टेप फर्श पर गुड़ी मुड़ी होकर गिर गया। तो मिस्टर पॉटर इसे आजमा कर देखिए, बिचवुड और ड्रैगन के दिल के रेशे 9 इंच सुंदर और लचीली, बस इसे हाथ में पकड़े और हवा में घुमाइए। हैरी ने छड़ी ली, थोड़ा मूर्ख अनुभव करते हुए उसने इसे जरा सा ही लहराया, तभी मिस्टर ओलिवेंडर ने तत्काल उसके यहाँ से छड़ी छीन ली। मैपल की लकड़ी और मायापंछी का पंख 7 इंच, बहुत लचीली, इसे घुमाकर देखिए। मिस्टर हैरी ने कोशिश की, परंतु उसने छड़ी उठाई ही थी, तभी मिस्टर ओलिवेंडर ने उसके हाथ से वह छड़ी छीन ली। नहीं नहीं, अब इसे देखिए, तेंदू की लकड़ी और यूनिकॉर्न के बाल, 8.5 इंच लचकदार। चलिए चलिए, अब घुमाइए इसे। हैरी ने छड़ी घुमाई और वह एक के बाद एक कई छड़ियाँ घुमाते रहा। उसे ज़रा भी पता नहीं था कि मिस्टर ओलिवेंडर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। टूटी टांग वाली कुर्सी पर उन छड़ियों का ढेर ऊंचा होते जा रहा था जिन्हें वह घुमा घुमा कर देख चुका था, परंतु मिस्टर ओलिवेंडर शेल्फ से जितनी ज़्यादा छड़ियाँ निकाल रहे थे वे उतनी ही ज़्यादा खुश नजर आए थे। मुश्किल ग्राहक, ऐसा क्या? कोई बात नहीं, हमें यहीं कहीं आदर्श तालमेल नहीं मिल जाता तब तक हम यह कोशिश करते रहेंगे। मुझे लगातार शायद ये, हाँ क्यों नहीं, असामान्य तालमेल। शूरपर्णी की लकड़ी और मायापंछी का पंख, 11 इंच सुंदर और लचीली। हैरी ने छड़ी हाथ में ली, उसे पकड़ते ही हैरी को लगा जैसे उसकी उंगलियों गर्म हो गई हैं। उसने छड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाया और धूल भरी हवा में नीचे की तरफ झटका। छड़ी के सिरे से किसी आतिशबाजी की तरह लाल और सुनहरी चिंगारियां निकलीं और दीवारों पर रोशनियां नाचती हुई दिखने लगीं। हैग्रिड खुशी से चीखते हुए ताली बजाने लगा और मिस्टर ओलिवेंडर चिल्लाते हुए बोले, शाबाश, हाँ सचमुच बहुत बढ़िया, पर अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। उन्होंने हैरी की छड़ी बक्से में रखकर और भूरे कागज में लपेट दी। वे अब भी बुदबुदा रहे थे। अजीब बात है, अजीब बात है, माफ़ कीजिए, हैरी ने कहा, पर क्या अजीब है? मिस्टर ओलिवेंडर ने अपनी पीली निगाह से हैरी को घूरा। वे मुझे हर वो छड़ी याद है मिस्टर पॉटर जिसे मैंने बेची है, हर छड़ी। बात यह है कि उस मायापंछी ने जिसकी पूंछ का पंख आपकी छड़ी में है, एक और पंख दिया था, सिर्फ एक और। अजीब बात यह है कि यह छड़ी आपको जची है, जबकि इसी की जोड़ीदार, हाँ इसी की जोड़ीदार ने आपको ये निशान दिया। हैरी ने थूक निकला। हाँ, 13.5 इंच सदाबहार की लकड़ी। अजीब बात है कि दुनिया में कैसे विचित्र संयोग हैं। ध्यान रहे, हर छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है। मुझे लगता है कि आगे चलकर आप ज़रूर महान काम करेंगे मिस्टर पॉटर, क्योंकि उसने भी बहुत महान काम किए, बहुत ही खतरनाक काम, पर बड़े और हाँ भयानक। हैरी काँप गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे मिस्टर ओलिवेंडर इतने खास पसंद नहीं आए थे। उसने सोने के 7 गैलियन देकर छड़ी की कीमत अदा की और दुकान से बाहर निकलते हुए मिस्टर ओलिवेंडर ने झुककर उनका अभिवादन किया। जब हैरी और हैग्रिड छूमंतर गली से लौटते हुए वापस आए तो शाम का सूरज आसमान से नीचे की तरफ आ चुका था। वे लोग दरवाजे में खाली हो चुकी रस्सी की कढ़ाई में होते हुए बाहर आए। जब वे सड़क पर चले जा रहे थे तो हैरी कुछ नहीं बोला। उसने यह भी नहीं देखा कि अंडरग्राउंड में बहुत से लोग आश्चर्य से उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनके पास अजीब से आकार के बहुत से पैकेट थे और हैरी की गोद में सफ़ेद उल्लू सो रही थी। ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर चढ़ते वे लोग पेडिंगटन स्टेशन पहुंचे। जब हैग्रिड ने उसके कंधे को थपथपाया तब जाकर हैरी को यह एहसास हुआ कि वे कहाँ हैं। तुम्हारी ट्रेन छूटने से पहले इतना समय है कि थोड़ा बहुत खा लिया जाए, उसने कहा। जब हैरी के लिए एक हैमबर्गर खरीद कर दिया, वे प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठकर खाने लगे। हैरी ने चारों तरफ देखा, न जाने क्यों यह सब बहुत अजीब लग रहा था। तुम ठीक तो हो हैरी? तुम बहुत चुप हो, हैग्रिड ने कहा। हैरी को विश्वास नहीं था कि वह शब्द
को समझ सकता था। उसने अपने जीवन का सबसे अच्छे बर्थडे मनाया था और इसके बाद भी वह अपना हैमबर्गर कुतर रहा था और शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने अंत में कहा, सभी यह समझते हैं कि मैं खास हूँ। रिश्ती कढ़ाई में बैठे सभी लोग प्रोफेसर कुरिल, मिस्टर ओलिवेंडर, परंतु मैं जादू के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझसे महान काम करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मैं मशहूर हूँ क्योंकि मुझे तो यह भी याद नहीं है, परंतु मुझे तो यह भी याद नहीं है कि मैं किस लिए मशहूर हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ था जब वोल्डेमॉर्ट, माफ़ कीजिए, मेरा मतलब है उस रात को क्या हुआ जब मेरे मम्मी डैडी की मौत हुई। हैग्रिड टेबल पर आगे झुका, जंगली दाढ़ी और भौं के पीछे छुपे उसके चेहरे पर बहुत दयालुता भरी मुस्कान थी। चिंता मत करो हैरी, तुम बहुत अच्छी तरह सीख जाओगे। हॉगवर्ट्स में हर कोई शुरू से ही शुरुआत करता है। तुम बिल्कुल ठीक ठाक रहोगे, बस जैसे हो वैसे ही बने रहना। हम जानते हैं यह आसान नहीं होगा। किस्मत ने तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर दिया और यह खामोश और मुश्किल भी होगा, हमेशा मुश्किल होगा, पर हॉगवर्ट्स में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। हमें तो आया था और सच कहें तो आज भी आता है। हैग्रिड ने हैरी को ट्रेन में बैठने में मदद की और उसे वापस डर्सी परिवार के पास ले जा रही थी और फिर हैग्रिड ने उसे एक लिफाफा दिया। हॉगवर्ट्स का तुम्हारा टिकट, उसने कहा। 1 सितंबर किंग क्रॉस स्टेशन। तुम्हारे टिकट पर सब लिखा हुआ है। डर्सी परिवार से किसी भी तरह की परेशानी हो तो हमें उल्लू के साथ एक चिट्ठी भेज देना, वो हमें ढूंढ लेगी। जल्दी ही मिलेंगे। हैरी ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। हैरी हैग्रिड को तब तक देखता रहा जब तक वो नज़र से ओझल नहीं हुआ। वह अपनी कुर्सी से उठा और खिड़कियों पर अपनी नाक गड़ाकर बाहर देखने लगा, परंतु जैसे ही उसने पलकें झपकाई हैग्रिड गायब हो चुका था।